मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि बॉर्डम की चर्चा ना हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी बहुज्ञता को प्रदर्शित करने का भी कभी ऐसा अवसर ही मिलता था और न प्रलोभन ही। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से यह कहा और गांधी बाबा ने यह जवाब दिया, अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत-छात का भेद न रहे, नहीं तो देश को और भी दिन अदिन देखने पड़ेंगे। अस्तु। लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते। उनके मुख फूल की तरह खिल जाते। अभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती। गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी का ही भरोसा है। ना हुआ बॉर्डम नहीं, आपका गला नहीं छोड़ता। आपको खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बात किया करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर यह बॉर्डम है कौन? कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बॉर्डम है। घर में लाखों की संपत्ति है, शक्कर की 1 मील सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में हैं, 3-3, 4-4 100 के तलब वाले आदमी नौकर हैं, पर इसे देखिए फटिहाल घूमा करता है। घर वालों ने सिजान भेज दिया था कि जाकर वहाँ निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहाँ लिखा, मेरा इस्तीफा लीजिए। आपका लड़का मजदूरों को सर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो ज़रा भी चिंता नहीं, पर जो अपने आम के बाग हैं उसकी दिन रात रखवाली किया करता है। और क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वह उन्हीं तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता गाढ़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिरफत कहाँ तक कहें, बस पूरा बॉर्डम है। आपसे उसकी सिफत कहाँ तक कहें, बस पूरा बॉर्डम है। यह बातें सुनकर भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वो देखिए बॉर्डम आ रहा है। मैंने कौतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हष्ट पुष्ट युवक था। नंगे पैर, एक गाढ़े का कुर्ता पहने, गाढ़े का ढीला पैजामा पहने चला आता था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊँगा। यह कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वह आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी, मुझे यह बॉर्डम का लक़ब मिला है। मैंने सकुचाते हुए कहा, हाँ आपकी चर्चा लोग रोज़ करते हैं, मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बॉर्डम ने कहा, मेरा नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांव वाले लोग मुझे उर्फ नाम से ज़्यादा जानते हैं। मेरा उर्फ बॉर्डम है। मैं आखिर लोग आपको बॉर्डम कहते क्यों हैं? खलील, उनकी खुशी है, और क्या कहूँ। मैं ज़िंदगी को कुछ और समझता हूँ, पर मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकूँ। मेरे वालिद हैं, चच्चा हैं, दोनों साहब पहर रात तक काम में मसरूफ़ रहते हैं। रात दिन हिसाब किताब, नफ़ा नुकसान, मंदी तेज़ी के सिवाय और कोई ज़िक्र ही नहीं होता। गोया खुदा के बंदे ना हुए, इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, वह पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब हैं, अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वज़न करते हैं। दोपहर का खाना शाम को, शाम का खाना आधी रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूँ, आप लोग इतना सिर मगजन क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है। मालिक को कुछ ना कुछ बल खाना ही पड़ता है। अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसीलिए
मैं बॉडम हूँ। मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है खलील, ऐसा भूल कर भी ना कहिएगा, वरना एक ही जगह दो बॉडम हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवा ना दीन से गरज है, ना दुनिया से, ना मुल्क से, ना कौम से। मैं अखबार मांगता हूँ, सरमना फ़ंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ। खिलाफत फ़ंड को मदद करना अपना फ़र्ज समझता हूँ। सबसे बड़ा सितम यह है कि खिलाफत का रज़ाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीनों पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि जाति के फ़ायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसीलिए घर और बाहर मुझे बॉडम का लक़ब लगा दिया गया है। आप तो वह कर रहे हैं जिसकी वक्त कौम को ज़रूरत है खलील। मुझे खौफ है कि इस चपट नगरी में आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे 1000 भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गज़ का गाढ़ा तक पहनने को मैसर नहीं, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुकमड़े उड़ाऊं, चिकन के कुर्ते पहनूं जिनकी कलाइयों और मुड्ढों पर सीज़नकारी की गई हो। आप तो बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस है कि और लोग आपका सा त्याग करने की काबिल नहीं खलील। मैं इसे त्याग नहीं समझता, ना दुनिया को दिखाने के लिए या भेष बना के घूमता हूँ। मेरा जी ही लज्जित है और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं वालिद ने मुझे सिवान के मिल में निगरानी के लिए भेजा। मैंने वहाँ जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खान समें, बैरे, मेहतर, धोबी, मालिक, चौकीदार सभी मज़दूरों की जेल में लिखे हुए हैं। काम साहब का करते हैं, मज़दूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद को बेअसूल हैं, पर मज़दूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर 5 मिनट की देरी हो जाए तो उनकी आधे दिन की मज़दूरी काट दी जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, मज़दूरों के साथ रियासत बनतनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफ़े की धमकी दी। घर वाले, उनके सब हालात मालूम हैं। पल्ले दराजे का हरामखोर आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब ले दे हुई। पहले बॉडम होने में कुछ कौर कसर थी, वह पूरी हो गई। ना जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं। आपने वही किया जो इस हालात में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजाएं हैं खलील। फिर तो एक और 2 हो गए। अफसोस यही है कि आप यहाँ कायम न रहिएगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज़ आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ। इन गवारों से मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब को जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक़ हो गया था। उससे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। उस लड़की को गोद में छोड़कर वह मर गई। तब से इन दोनों बच्चों को मेरे यहाँ वही हालत है जो यतीमों की होती है। कोई बात नहीं पूछता था। उनको खाने पीने को भी नहीं मिलता। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़े में पड़े रहते थे। जनाब, मुझसे यह देखा नहीं गया। मैंने उन्हें अपना दस्तरखान पर खिलाया और अभी भी खिलाता हूँ। घर में कोहराम मच गया। जिसे देखिए मुझ पर त्योरियाँ चढ़ा रहा है, मगर मैंने परवाह नहीं की। आखिर है वह तो हमारा ही खून, इसलिए मैं बॉडम कहलाता हूँ। जो आप लोगों को बॉडम कहते हैं वे खुद बॉडम हैं खलील। जनाब, इसके साथ ये रहना अजीब है। शाह काबुल की कुर्बानी की मुमनीयत कर दी है। हिंदुस्तान के उलमा ने भी यही फतवा दिया, पर यहाँ खास मेरे घर कुर्बानी हुई। मैंने हरचंद बावलिया मचाया और मेरी कौन सुनता। उसका काफरा प्रायश्चित मैंने यह अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फ़कीरों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गाय लिए जाते देखता हूँ तो कीमत देखकर खरीद लेता हूँ। इस वक्त तक 10 गाय की जान बचा चुका हूँ। वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में हैं, पर मज़ा यह है कि जिन्हें मैंने गाय दी है वो भी मुझे बॉडम ही बुलाते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदी हो गया हूँ कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है।
आप ऐसे बॉर्डम काश मुल्क में और भी ज़्यादा होते। लीजिए, आप भी बनना शुरू कर दिए। ये देखिए, आम का बाग है, मैं उसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं जहाँ हज़ारों का नुकसान हो रहा है वहाँ तो देखभाल करता नहीं। ज़रा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद। जनाब, यहाँ लड़कों का यह हाल है कि एक आम तो खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम को नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि आम पक जाएं, टपकने लगे, तब जिसका जी जितना चाहे चुन ले जाए। कच्चे आम खराब करने से क्या फ़ायदा? यह भी मेरा बौड़मपन में दाखिल है। ये बातें हो ही रही थी कि सहसा 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो उन 4 आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा, यह बड़ा बेईमान है, इसके बाटे कम हैं। अभी इसके यहाँ से सेर भर घी ले गया हूँ, घर पर तौलता हूँ तो आधा पाव गायब। अब जो लौटाने को कहता हूँ तो कहता है कि मैंने तो पूरा तौला था। पूछो, अगर तुमने पूरा तौला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया? अब ले चलता हूँ थाने पे, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय जो वहाँ डाक खाने के मुंशी जी थे ना, बोले उसकी हमेशा की यही आदत है, कभी पूरा नहीं तौलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई थी, लड़का घर ले गया तो मुश्किल से 1 आने की थी। लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बाटों की आज जांच करानी ही चाहिए। तीसरा आदमी अहिर था। अपने सिर पर से खली की गठरी उतार कर बोला, साहब, ये 11 रुपए की खली है, 6 सेर से भाव में दी थी। घर पर तौला तो 2 सेर की हुई। लाया तो लौटा दूंगा, पर यह लेता ही नहीं। अब इसका निपटारा थाने में ही होगा। इससे पर कई आदमियों ने कहा, यह सचमुच बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा, अगर मेरी बाट रत्ती भर कम निकले तो 1000 रुपए डांट दूं। मौलवी साहब ने कहा, तो कमबख्त टाँकी मारता होगा। मुंशी जी बोले, टाँकी मार देता है, यही बात है। अहिर ने कहा, दोहरे बाटे रखते हैं, दिखाने के और बेचने के और। इनके घर में पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया। पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया। इस तरह कोई आधा घंटा तक तकरार होती रही। मेरे समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। खलील को देखा तो गायब, न जाने कब उठकर चला गया। बनिए किसी तरह ना दबते थे, यहाँ तक कि थाने जाने को भी नहीं डरता था। ये लोग थाने जाने चाहते थे कि बॉडम सामने आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक टोकरा था और दूसरे हाथ में एक कटोरा, और पीछे एक 7-8 बरस का लड़का। उसके आते ही मौलवी साहब ने कहा, यह कटोरा आपका है काजी जी? मौलवी चौंक कर, हाँ है तो फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? बॉडम, इसलिए कि इस कटोरे में वह आधा पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तौला है। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं, बल्कि काजी हाजी मौलवी हुजूर अहमद जी की है। मौलवी, तुम अपना बौड़मपन यहाँ ना दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम लखपति हो गए तो अपने घर के हो गए। तुम्हें क्या मजाल था मेरे घर में जाने का? बौड़म, वही जो आप बनिए को थाने में ले जा रहे हैं, अब यह घी भी थाने में ही जाएगा। मौलवी सिटपिट कर, सबके घर में थोड़ी बहुत चीज़ें रखी ही रहती हैं। कसम कुरान शरीफ की, मैं तो तुम्हारे वालिद के पास जाता हूँ, आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया था। बनिया, मौलवी साहब, आप जाते कहाँ हैं? चलिए, हमारा आपका फैसला थाने में ही होगा। मैं एक नहीं मानूंगा। कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, पर घर में चीज़ रखकर दूसरों को बेईमानी बनाते हैं। या लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है क्या? मगर मौलवी साहब नहीं रुके। बनिए को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने को सहज बहाना था। जब खलील ने अहिर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा था? चल, मैं भी चलता हूँ, तेरे घर में या सेर भर खाली लेते आया हूँ। अहिर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, भैया, जवानी की कसम, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील,
दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुदा तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिला कर बेचते हो, पर आज तुमको इतनी मुटमद्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने के लिए आमादा हो गए। खली उठाकर घर में रख ली, उस पर बनिए से कहते हो कि कम तौला। बनिया, भैया मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई, मैं थाने में रिपोर्ट किए बिना नहीं मानूंगा। अहिर, साहू जी अब की माफ़ करो, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? मुंशी, तुम बेचारे मेरी कलई क्या खोलोगे? मुझे भी अहिर समझ लिया है क्या कि तुम्हारी झपकियों में आऊँगा? खलील लड़के से, क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का मुंशी जी की तरफ संशक नेत्रों से देखकर बोला, बताऊंगा। मुंशी जी, लड़के को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील, बेटा अभी तुमने मुझसे जो कहा था फिर वही कह दो। लड़का, दादा मारेंगे। मुंशी, क्या तूने रास्ते में शक्कर फाँक ली? लड़का रोने लगा। खलील, जी हाँ, इसने मुझसे खुद कहा कि उससे आपने पूछा तब बनिए के सिर हो गए, यह शराफत है। मुंशी, मुझे यह मालूम था कि उसने रास्ते में यह शरारत की। खलील, तो ऐसे कमज़ोर सबूत पर आप थाना क्यों कर चले गए थे? आप गवारों की मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस रुपए को 2 आने अपनी कस्तूरी में काट लेते हैं, ताकि इसके पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं। जब कहिए तब साबित कर दूं। उसे क्या आपकी बेईमानी नहीं समझते? मुंशी जी ने बॉडम के मुंह लगना मुनासिब न समझा, लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बॉडम को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, आप जानते हैं कि मुझे क्या मिला इनाम? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे या मेरे शिकार को भगा दिया करता है। वाले साहब पुलिस से थर थर कांपते हैं, मुझे हाथ लेंगे तो दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है। यहाँ तो बड़मपन में शामिल हो गए। एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमी की कलई खोलनी मुनासिब न थी। ऐसी हरकत बॉडम लोग ही करते हैं। मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बॉडम देवताओं को कहा जाता है, जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है। वह चतुर है, बुद्धिमान है, जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की, निंदा की परवाह न करता। वह बॉडम है, निर्बुद्धि है। और यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। मैं आपको सुना रही थी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी बॉडम। इस तरह की और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए द ओल्ड स्ट्रीट से। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।